हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल। देखो, हम इस सीरीज में कवर करेंगे अपने बेस्ट क्वालिटी के लेक्चर्स जो हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किए हैं। ठीक है, तो आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में चेकआउट करो, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट हैं। हमने उसको सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है, साथ ही साथ उसको यूनिट वाइज भी अरेंज किया है। तो वहाँ से जाके किसी भी सब्जेक्ट को आप पिक कर सकते हो, उसको यूज़ करके पढ़ सकते हो। ये हम इस टाइम किस सीरीज़ में चल रहे हैं, ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, सेमेस्टर 3 की। और सारे जो वीडियो नोट्स हैं ना, उनके नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वहाँ से उसको क्लिक करो, अपना नोट्स उठाओ और पढ़ने बैठ जाओ। अब हम स्टार्ट करेंगे। चलो, इतना बात हमने बता दी, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेसन, दैट इज फंगाई, मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन। इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले 2 यूनिट में हम क्या पढ़ के आए हैं? हम अपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ के आए थे, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ के आए थे, एज इन क्या था उसमें। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा, जो हमारा एज इन माइक्रोब है, या आप किसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलोगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये क्या होता है, हमारा फंगस होता है सिंगुलर, बट हम इसको प्लूरल फॉर्म में देखेंगे, वो हमारा हो जाएगा फंगाई। आप फंगाई बोल दो, या फिर अमेरिकन, ब्रिटिश, इंग्लिश में जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फंगाई है, फंगी है, जो भी आपको सही लगे। अब देखो, ये हमारा फंगाई है। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको पता चल जाएगा, जैसे यूकैरियोटिक है हमारे 2 मेन सेल्स थे ना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट, इट्स वन ऑफ देम। तो यूकैरियोट है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें ना, मतलब एग्जाम्स में आ जाती हैं, आपके जीपेट में भी पूछ लेते हैं सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो चिटिन की है। ठीक है, ये हमारा हेट्रोट्रॉपिक है। क्या है हमारा? हेट्रोट्रॉपिक है, या आप ऐसे बोलो एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो हमारा हेट्रोट्रॉपिक है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। ये देखो, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, इट कैन बी यूनिसेलुलर और इट कैन बी मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर की अगर बात करें तो इसमें हमारा ईस्ट आ जाएगा, देखने को मिलेगा आपको। अगर हम इसमें मल्टी सेलुलर की बात करें, ये हमारा अगर मल्टी सेलुलर है तो इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आपके मोल्ड्स आ जाएंगे या मशरूम्स आ सकती हैं। ये खाने वाली नहीं है, पता चला आप खा के बैठ जाओ इनको कि हाँ भाई, बात तो हुई थी मशरूम की, चलो खा लेते हैं अब इसको। अब देन अगर आप देखोगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब इसकी क्लासिफिकेशन भी होगी। हमारा जो फंगाई है उसकी कोई ना कोई क्लासिफिकेशन तो होगी, अकेला तो है नहीं। जब यहाँ पे इतना सारा है, प्लूरल में है ये, देन क्या होगा, इसके साथ के और भाई बंधु भी होंगे, इसके और जान पहचान रिलेटिव। बेचारा देखो, आप ही नहीं, इंसान ही नहीं, बेचारे ये माइक्रोबियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रिलेटिव से पीड़ित हैं, ऐसा मान के चलो। उनके रिलेटिव्स इनको भी परेशान करते हैं। अब जैसे क्लासिफिकेशन में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्लासिफिकेशन में जाइगो माइकोटा है। ठीक है, जाइगो माइकोटा है। देखो, ये मैं आपको एक जस्ट इंट्रोडक्शन देने के लिए बता रही हूँ कि ये फंगाई है, तो फंगाई की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या क्लासिफिकेशन हो जाएगी। 1 बाय 1 हम उसको नोट से भी पढ़ेंगे, और नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, भूलना मत। कभी भूल जाओ कि यार कहाँ है नोट्स, तो ये वहाँ पर है। फिर एस्कोमायोस्कोटा है, ठीक है, ये भी होता है। अब अगर बताऊं, जाइगोमाइकोटा में राइजोपस आता है, या ब्रेड मोल्ड आप मान लो, या एस्कोमाइकोटा में हमारा पेनिसिलिन आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल बता रहे हैं क्लासिफिकेशन के। बेसिडोमाइकोटा है हमारा, क्या है, बेसिडोमाइकोटा आ जाएगा इसमें, एंड ड्यूट्रोमाइकोटा है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है हमारे फंगाई की। ठीक है, एक आपको पता चल गया कि फंगाई है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्लासिफिकेशन है। अब जो हम पढ़ेंगे ना, वो यही चीज़ें पढ़ेंगे, और इसमें जो रिप्रोडक्शन है,
अब अगर बात करें किसकी, रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, आई गेस आपको हैंडराइटिंग समझ में आ ही रही होगी, कभी बोलो यार क्या ही लिख मारा है इसमें आपने। अब जैसे रिप्रोडक्शन होता है, एक तो एसेक्सुअल हो जाता है, एक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इन दोनों में ही किसकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, स्पोर्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है। अरे तुम क्यों बनना नहीं चाहते हो पूरा, यहाँ पे किसकी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ स्पोर्स की इन्वॉल्वमेंट है। समझ गए ना आप लोग, स्पोर्स की इन्वॉल्वमेंट है रिप्रोडक्शन के टाइम पे। इम्पॉर्टेंस मेडिकल में, इंडस्ट्री में, इन्वायरमेंटल में इसका फंगाई का यूज़ होता ही रहता है, इसको यूज़ कर लिया जाता है। अब देन नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हमारे फंगाई के बारे में है। अब वायरसेस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो वायरसेस के बारे में देखनी है। वायरस के बारे में, ये हमारा एंटीवायरस वाला सिस्टम नहीं है कि कंप्यूटर का वायरस है, नहीं, ये हमारे खुद का वायबल वायरस है, घूमता फिरता रहता है। अब इसका क्या होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। कैरेक्टरिस्टिक तो देखो सबकी होती है, हर ह्यूमन बीइंग की होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर ही आप उसको पसंद करते हो, उसको फिर गुलाब देते हो, ठीक है। वैलेंटाइंस वीक चल रहा है अब तो। अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक में आप मान के चलो, आपके वायरस क्या हो सकता है, ए सेलुलर हो सकता है, जिसमें आप ऐसा मान के चलो नॉट लिविंग है, उसको आप ये नहीं कह सकते लिविंग है, ये लिविंग नहीं है। अब इसमें दोनों चीज़ें, या तो उसमें या तो डीएनए होगा, वायरस विल ईदर कंटेन डीएनए और आरएनए, नॉट बोथ, दोनों नहीं होंगे। ये आप इसकी क्वालिटी है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ऐसे मान के चलो, अगर किसी में अगर कुछ अच्छाई है तो ऐसा है कि बुराई नहीं होगी, और अगर बुराई है तो अच्छाई नहीं होगी, दोनों में से एक होगा। ऐसे ही वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा, इसमें आरएनए होगा। फिर प्रोटीन से कोट करा हुआ होगा, आपका जो वायरस है वो प्रोटीन कोट है, कैप्सिड बोल दो एक तरीके से। फिर अगर बोलना है इसको ना, अगर रेप्लिकेट करना है, इसको डिवाइड करना है, तो इसको किसकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड ऑफ होस्ट। सब एक तरीके से सरवाइव करने के लिए या रेप्लिकेट करने के लिए अपने आप को, इसको एक होस्ट की ज़रूरत है, उसके बिना ये आगे बढ़ ही नहीं सकता। ऐसे मान के चलो, इसको ना किसी के सहारे की ज़रूरत है, या किसी के ऊपर, वो कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप तो नहीं बढ़ पाते बट किसी के कंधे पे पैर रख के बढ़ जाते हैं, शोल्डर पे, ठीक है, ऐसा ही इसका हिसाब है। कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब इसकी क्लासिफिकेशन भी है, हमारा जो वायरस है उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है। देखो, जेनेटिक मटेरियल और स्ट्रक्चर के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन हुई है। किसके बेस पर, एक तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है, और एक इसका स्ट्रक्चर क्या है। इन दोनों के बेसिस पर ही क्लासिफिकेशन होती है। अब देन रेप्लिकेशन कैसे होगा, अब भाई रेप्लिकेशन भी होना है, ऐसा तो है नहीं कि बेचारा चलो किसी होस्ट के सहारे ही जिंदा रह रहा है, बट एटलीस्ट इसको डिवाइड तो होना है ना, ज़रूरी है वो, जिसमें आ जाएगा लाइटिक साइकिल आती है। क्या आती है, एक तो लाइटिक साइकिल आ जाएगी, और एक आपका क्या आता है इसमें, लाइसोजेनिक साइकिल होती है, लाइसोजेनिक साइकिल। ये रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। डिजीज़ देखो यार, ह्यूमन डिजीज़ इन्फ्लुएंजा है, कुछ वायरसेस जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें बैक्टीरियोफेजेस आ जाता है। एप्लीकेशन में आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो, वायरस को एज इन वैक्सीन के टाइम पे, वायरस को क्या कर सकते हैं, वैक्सीन कर सकते हैं, कि mRNA वैक्सीन फॉर कोविड-19। एक रीसेंट एग्जाम्पल आप याद रखना, क्या था, एक mRNA वैक्सीन जो हमारी कब आई थी, कोविड-19 के टाइम पे आई थी। ये तो रीसेंट है, एटलीस्ट आप इसको तो याद ही रखोगे कोविड-19 के टाइम पर। जीन थेरेपी में वायरल वैक्टर के टाइम पे जीन थेरेपी दी जा सकती है। तो ये क्या था, आपका एक चार्ट था,
किस लिए ये चार्ट क्यों बताया गया है फंगाई और वायरस के बारे में, क्योंकि ये आपको इजी हो जाए याद करने के लिए कि एटलीस्ट हम जो पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं उसमें होता क्या है। एक ब्रीफ या एक स्मॉल समरी बोल दो आप, ठीक है, उसके थ्रू हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, ये चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, हमें ये चीज़ें आगे पढ़नी है, बस दैट्स इट। ठीक है, वही चीज़ हम देखो, हमें मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, उसकी क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन, कल्टीवेशन, ठीक है, ये सब आ गया। अब जो फंगाई है हमारा, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, देखो स्ट्रक्चर के बेस पे होगा, क्या स्ट्रक्चर है उसका, क्या उसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाओगे सबसे पहले आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आएगी, देन ऑर्गेनेलीज आ जाएंगे उसके अंदर। स्ट्रक्चर में हमारा क्या क्या आ जाता है, हाइफे है, माइसीलियम, स्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडी। स्पोर्स आपको पता है किसके लिए है, रिप्रोडक्शन या रेप्लिकेशन के लिए आप बोल सकते हो उसको, बस याद रखना स्पोर्स यहाँ पर है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर का जो फंगाई है उसका स्ट्रक्चर का यूनिट जो है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हाइफे है, वो एक थ्रेड लाइक फिलामेंट रहता है। वो क्या करता है, उसका काम है सेपरेट करना, ठीक है, सेपरेट करेगा और को एनोसाइटिक है, विदाउट सेप्टा, ऐसा बोल के चलो कि हाँ उसका लाइक सेपरेट डिवाइड करेगा बाय क्रॉस वॉल विदाउट सेप्टा, तो इस तरीके से काम करेगा। माइसीलियम में एक हाइफा नेटवर्क होता है जो बॉडी में फॉर्म करेगा। अब देन क्या होगा, माइसीलियम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। हमारा जो माइसीलियम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए। स्पोर्स रिप्रोडक्टिव यूनिट में है, दैट कैन बी एसेक्सुअल एंड और सेक्सुअल, दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है। स्पोर्स हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट है। फ्रूटिंग बॉडीज स्पेशलाइज्ड आप स्ट्रक्चर जैसे मशरूम है, वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को और रिलीज करते हैं स्पोर्स को। फ्रूटिंग बॉडी का काम क्या है, प्रोड्यूस करना स्पोर्स को, ठीक है, स्पोर्स को प्रोड्यूस करना और स्पोर्स को रिलीज करना, ये हमारे फ्रूटिंग बॉडीज का ही काम होता है। सेल वॉल जो बनी होती है वो चिटिन से बनी होती है, ग्लूकन है, समटाइम्स सेलुलोज, कभी कभी सेलुलोज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूल मत जाना। सेल वॉल किससे बनी होती है मेनली, सेल मेम्ब्रेन एरिगोस्टेरॉल से है हमारा, उसमें डिफरेंट एक तरीके से आप बोलो कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं एनिमल सेल में, या एक तरीके से बोलो थोड़ा सा एनिमल सेल के कोलेस्ट्रॉल से वो अलग होगा, ठीक है, जो एरिगोस्टेरॉल है वो कोलेस्ट्रॉल से अलग है। ऑर्गेनेलीज, अगर ऑर्गेनेलीज की बात करें कि फंगाई में क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी, समटाइम्स वैक्यूल्स भी होते हैं कभी कभी। क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन में देखो किंगडम फंगाई है, उसकी क्लासिफिकेशन उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और मेथड के बेस पर होती है, या आपके पास जो मॉलिक्यूलर डेटा अभी तक आया है या उनके क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं उसके बेसिस पर उनको लाइक क्लासिफाई किया गया है। जैसे फंगल फाइला है, उसमें हमने क्या देखा था, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बैसिडियोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा। अब इसमें जाइगोमाइसाइट जो है हमारे वो जाइगोमाइकोटा में आते हैं, सैक फंगाई हमारे एस्कोमाइकोटा में है, क्लब फंगाई बैसिडियोमाइकोटा में आते हैं, इम्परफेक्ट फंगाई ड्यूट्रोमाइकोटा में आते हैं। जाइगोमाइकोटा में उनको जाइगोस्पोर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिनका काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर ही फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजोपस, जैसे हम ब्रेड मोल्ड होता है ना वही, ठीक है। एस्कोमाइकोटा सैक फंगाई होता है, उनका काम है स्पोर्स को बनाना। अब देखो कहीं क्या बताया था, स्पोर्स अगर बनेगा तो क्या है, स्पोर्स क्या था, क्या था, कुछ याद आया, रिप्रोडक्टिव यूनिट। हमारा जो इसमें फंगाई का स्पोर है वो काम करता है एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह। तो आप इसका क्लासिफिकेशन ऐसे समझ लो, कहीं ना कहीं अगर स्पोर्स बन रहा है तो फर्दर उसका रेप्लिकेशन होगा या रिप्रोडक्शन होगा, इस तरीके से मान के चलो, करेक्ट। अब जैसे एस्कोमाइकोटा है, उसमें स्पोर्स हैं, इसमें ईस्ट आ जाएंगे, मोल्ड्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेक्रोमाइसिस है, सेरेविसिया है, जो बेकर्स ईस्ट भी कहलाता है।
अब ये हो गया। देन हमारा बेसिडियोमाइकोटा है, या आप इसको क्लब फंगाई बोल दो। इनका काम है स्पोर्स बनाना क्लब शेप्ड में, जिसको क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बैसिडिया बोलते हैं, जिसमें मशरूम, टॉडस्टूल्स आ जाते हैं। अगारिकस बाइसोपोरस कॉमन मशरूम जो कहलाती है, ये याद रखना। देखो अगर आप मेजर फाइला की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो या फंगल फाइला है, फंगल फाइला में क्या है, आपको उनके एग्जाम्पल्स याद करने बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है और पता होनी चाहिए। ड्यूट्रोमाइकोटा जो इम्परफेक्ट है, जो किस में पार्ट करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे पेनिसिलियम है, तब उसके टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। फंगल फॉर्म में ईस्ट है जो यूनिसेलुलर है हमारी, और उसका काम क्या है, बडिंग और फ्यूजन के थ्रू ही ईस्ट जो है रिप्रोड्यूस करता है। मोल्ड मल्टी सेलुलर है जिसमें फ्लिमेरिस हाइफे रहता है, उसके थ्रू होता है काम। रिप्रोडक्शन रेप्लिकेशन फंगाई का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बडिंग, फ्यूजन, स्पोर फॉर्मेशन। ये 3 चीजें होती हैं, इसके थ्रू ही आगे जाके रिप्रोडक्शन होगा, या फंगाई का एक तरीके से आप समझो रेप्लिकेशन होगा, वो रेप्लिकेट कर पाएंगे। बडिंग में ये होगा, कॉमन ईस्ट है, उसमें न्यू सेल ग्रोथ हो जाएगी उसी की बॉडी में, ठीक है, बॉडी से ही एक तरीके से पेरेंट बॉडी है, उसी से बडिंग, बड समझ लो आप, आ गया। फ्यूजन में यूनिसेलुलर है तो सेल डिवीजन हो जाएगा। स्पोर में एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, जो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, माइटोसिस के थ्रू। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें प्लाज्मोगैमी है। प्लाज्मोगैमी में फ्यूजन होता है साइटोप्लाज्म का, 2 पेरेंट्स जो हैं, जो 2 पेरेंट्स माइसीलिया है, उनके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाएगा। देन कैरियोगैमी है, उसमें फ्यूजन हो जाता है न्यूक्लियाई का फ्रॉम 2 पेरेंट माइसीलिया। अब प्लाज्मोगैमी में याद रखना साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, कैरियोगैमी में न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, दोनों ही 2 पेरेंट माइसीलिया है उनके थ्रू। मियोसिस में क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म होते हैं, या रिप्रोडक्शन डिवीजन जो होता है उसमें वो प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल स्पोर्स को, उसके थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। देन स्पोर डिस्पर्सल होगा, स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे इन्वायरमेंट में, जिससे वो जर्मिनेट होंगे, आगे फ्यूचर में जाके जर्मिनेट हो जाएंगे नए माइसीलिया में। पेरेंट्स से एक तरीके से समझो आगे जाके वो उसको जनरेशन को या एक जनरेट करेंगे, मूव करेंगे। कल्टीवेशन कैसे करते हैं फंगाई का, अब देखो एनवायरमेंटल कंडीशन है, उसमें टेम्परेचर चाहिए होता है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। कुछ तो इससे ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर पाते हैं, बट अगर एक हम नॉर्मल या आइडियल बोले ना फंगाई का कि क्या टेम्परेचर होगा, तो हम बोलेंगे 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पे वो कर जाते हैं काम। पीएच की अगर बात करें तो जो ऑप्टिमल पीएच है मोस्ट फंगाई का, वो स्लाइटली एसिडिक है। एक तो क्या याद रखना, एनवायरमेंटल कंडीशन में जो टेम्परेचर आएगा वो 20 to 30 आएगा। पीएच जो है वो एसिडिक है तो 4 से 6 हो जाएगा। अब मॉइस्ट चाहिए, उसको मॉइस्चर चाहिए। देखो अब मॉइस्चर की बात ऐसी है, फंगाई को ग्रो करने के लिए, फंगे जो है उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्ट चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, वो हाई होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स के लिए आपके पास ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, नाइट्रोजन, विटामिन्स, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ के आए ना, वही चीज़ इनको भी चाहिए कुछ ना कुछ ग्रो करने के लिए। कल्चर मीडिया में 3 कल्चर मीडिया की हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। एक तो पोटैटो डेक्स्ट्रोज एगार होता है, वो जनरल कल्टीवेशन के लिए चाहिए या कॉमन मीडियम है हमारा। एक हमारा सैबरॉड डेक्स्ट्रोज अगार है जो हम फंगाई के लिए यूज़ करते हैं विद एसिडिक टॉलरेंस, जिनका एसिडिक टॉलरेंस होता है उनके लिए हम एसडीए यूज़ करते हैं। माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार जो होता है वो रिच रहता है न्यूट्रिएंट में, किसके लिए, फास्टिडियस फंगाई जो है उसके लिए। टेक्निक्स क्या यूज़ करोगे, टेक्निक्स नॉर्मल होती हैं, कॉमन है, सेम। पहले आप इनोकुलेट करोगे, इनोकुलेशन के बाद इंक्यूबेट करोगे, इंक्यूबेट के बाद आइसोलेट कर दोगे। ये ऑलरेडी मैं जो ये टेक्निक्स है ना, ये मेथड्स हैं, ऑलरेडी पहले समझा चुकी हूँ। तो क्या करो, आप यूनिट 1 में जाओ, यूनिट 2 में जाओ, वहाँ पूरे बहुत डिटेल में समझाया है। या अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं तो आपको क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, तो वहाँ से जाके आप ना इजीली पढ़ो, देन उसको याद करो कि होता कैसे है, इनोकुलेशन कैसे होगा या इंक्यूबेशन कैसे होगा, आइसोलेशन कैसे करेंगे हम, ठीक है, ये टेक्निक्स है। अब आते हैं हम वायरसेस के ऊपर। अब वायरसेस में भी हमें सेम ही चीज़ें पढ़नी है कि वायरस की अगर मॉर्फोलॉजी जाननी है तो कैप्सिड की बात करो। कैप्सिड ये हो जाएगा या तो हेलिकल है, आइकोसेड्रल है या कॉम्प्लेक्स है, ये कैप्सिड है। अब एनवलप भी है,
मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस देखोगे उसमें एनवेलप फॉर्मेशन होगा, जीनोम में डीएनए और आरएनए वायरसेस रहेंगे। अब क्या होता है, जैसे जो स्ट्रक्चर है मॉर्फोलॉजी वायरस की जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। उस हिसाब से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो उसके स्ट्रक्चर के बेस पे। वायरस को कैप्सिड है तो उसमें प्रोटीन कोट रहेगा जिसमें वायरल जीनोम सराउंडिंग में रहता है, ठीक है। उसमें कंपोज रहता है प्रोटीन यूनिट जिसको क्या बोलते हैं, कैप्सोमेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कैप्सोमेर बोलते हैं। उस कैप्सिड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है अटैचमेंट टू होस्ट सेल, क्योंकि कहीं ना कहीं वायरस किसके लिए जाना जाता है, वो सरवाइव करता है होस्ट के साथ। हमें होस्ट का भी बड़ा ध्यान रखना है। अगर देखो कोविड-19 में वायरस था तो वो सरवाइव किया था कैसे, बॉडी के अंदर ना, ऐसा तो है नहीं कि बाहर घूमते घूमते सरवाइव किया, नहीं, वन टू अनदर पर्सन, अनदर टू अनदर पर्सन, ऐसे करके ट्रांसफर होना शुरू हुआ। तो उसका अटैचमेंट होता है होस्ट सेल के साथ। ये सारे उसके आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर बेसिस हैं। एनवेलप में कुछ वायरस की आउटर लिपिड मेम्ब्रेन जो रहती है वो कहाँ से आती है, होस्ट सेल मेम्ब्रेन से आती है, जिसमें वायरल ग्लाइकोप्रोटीन रहता है आपका। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है या HIV हो गया, तो आप उससे समझो एनवेलप है। जीनोम में क्या होता है, डीएनए और आरएनए। देखो वही चीज आ गई, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वायरसेस का, तो उसमें सिंगल स्ट्रैंड होगा या डबल स्ट्रैंड होगा, लीनियर, सर्कुलर, वो डिपेंड करता है वायरस के ऊपर। तो हम जीनोम के बेसिस पर वायरस को अलग अलग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा वायरस है। अब डीएनए वायरस हो गया, उसमें आपका डीएनए है, उसका कुछ जेनेटिक मटेरियल है, जैसे हर्पीस वायरस है। आरएनए वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल, तो इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो इसके बेसिस पर हमें क्या होता है, हमें कैसे पता चला कोविड-19 के, इनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ भाई ये अब आ चुका है, अब ये पेंडेमिक फैलाने वाला है, दुनिया को खाने वाला है आधे टाइम पे। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई हाँ इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें आरएनए प्रेजेंट है या इसमें डीएनए वायरस है, तो हमें उस हिसाब से वैक्सीन डेवलप करना पड़ेगा। एडिशनल स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे उसमें टेल, स्पाइक्स या टैग्यूमेंट है, तो उसके बेसिस पर आप उसको अलग कर दोगे। एट द एंड हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, अगर माइक्रोबायोलॉजी में आपको कोई ऐसी वैक्सीन डेवलप करनी है तो एटलीस्ट आपको वायरस के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि हाँ ये पर्टिकुलर वायरस है, ये इस तरीके से काम करेगा। अब वायरस जो है वो कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर क्लासीफाई होता है। वायरस भाई साहब भी ऐसे हैं कि तुम उसको ना कवर नहीं कर पाओगे, मतलब ठीक है वो घूम रहे हैं, तुम्हें एक आइडिया लग गया ऐसे ऐसे, तो वो क्या होता है, वायरस म्यूटेशन के थ्रू चेंज होता रहता है, बार बार चेंज होता है। तो इसको फाइंड आउट करना और इसके सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। मरता तो यार हाल फिलहाल में अगर आप खुद देखोगे ना, वायरस मरता नहीं है, बट कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो सकता है। करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अब जैसे क्लासिफिकेशन होना है वायरस का, तो उसका जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे होगा। जैसे डीएनए वायरसेस हैं, आरएनए वायरसेस हैं। रेप्लिकेशन का मेथड कैसा है, चलो आपका जो डीएनए वायरस था या जो भी वायरस था, आरएनए वायरस, वो किस बेसिस पर रेप्लिकेट हो रहा है या किस मेथड के थ्रू, पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट जो क्राइबिंग वायरसेस हैं वो किस तरीके से रेप्लिकेट होगा। फिर उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट हमारी मॉर्फोलॉजी है, ये सेम ही है, दोनों क्या है, सेम है, डिफरेंट नहीं है। ये बाई चांस गलती से ऐड हो गया है गेस। जो मॉर्फोलॉजी है, इकोसेड्रल है, हेलिकल कॉम्प्लेक्स वायरसेस हैं, वो आप मॉर्फोलॉजी बेस पे करोगे। फिर होस्ट रेंज क्या है, होस्ट रेंज जैसे एनिमल वायरस आप देखोगे वो प्लांट वायरसेस में नहीं काउंट होगा और प्लांट एनिमल में नहीं काउंट होगा। फिर बैक्टीरियोफेज है, ये सारे हमें ध्यान रखने पड़ते हैं क्योंकि अभी एनिमल वायरस आकर गया है, बहुत लाइक क्वांटिटी में लोगों ने सरवाइव किया है, सफ़र किया है उस टाइम पे। अब देखो वन बाय वन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किस बेसिस पर हमें क्लासिफिकेशन करना है। अब देखो जो रेप्लिकेशन होता है किसी भी वायरस का, तो वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है,
कैसे होता है, पहले अटैचमेंट होगी। अटैचमेंट किससे होगी, स्पेसिफिक रिसेप्टर से होगी। अटैचमेंट होने के बाद वो एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद रेप्लिकेट होना शुरू होगा या फ्यूजन करेगा, एंडोसाइटोसिस या डायरेक्ट पेनिट्रेशन के थ्रू जाएगा, देन वो अनकोट होगा। पहले तो वो अच्छे से दिखावा करेगा कि हाँ भाई अटैचमेंट का बहाना किया, रिसेप्टर से अटैच हो गया। क्या अटैचमेंट कि भाई मुझे तो तुझसे बड़ा अटैचमेंट है, ऐसे करते करते वो रिसेप्टर से अटैच हो जाएगा। रिसेप्टर के थ्रू जब अटैच हो जाएगा उसके अंदर एंट्री कर जाएगा कि हाँ भाई अब तो इसकी पूरी फैमिली का या उसका लाइफ पूरा बायोडेटा इंफॉर्मेशन आ गया। फिर फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद चलो ठीक है उसको जो चाहिए था वो मिल चुका है, फ्यूजन हो गया, पेनिट्रेशन हो गया, देन एंडोसाइटोसिस है, अनकोटिंग करेगा। अब आपको उसके ट्रू नेचर का पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई ये इंसान जो पहले अटैचमेंट के टाइम पे था ना वो नहीं है। अनकोटिंग होगा, अनकोटिंग के बाद क्या करेगा, वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, अपने उस बिहेवियर को और तेज़ी से बढ़ाना शुरू करेगा, रेप्लिकेट करेगा 1 से 2, 2 से 3। देन उससे क्या होगा, रेप्लिकेशन में हमारा जो आरएनए वायरस है वो रेप्लिकेट कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट होगा वायरल आरएनए पॉलीमरेज को यूज करके, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसको यूज करके होगा। देन वहाँ पे क्या होगा, देन ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन है। देन जब आपको पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ आप उसको ट्रांसक्रिप्ट करोगे, ट्रांसलेट करोगे, अरे अटैचमेंट ये दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा। नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस जो है वो ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा पॉजिटिव सेंस में, किसके थ्रू, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू। किसके थ्रू, जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है ना उसके थ्रू नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको पता चलेगा अच्छा रेप्लिकेशन हो गया, इसको थेरेपी की ज़रूरत है, इसको थेरेपी में पकड़ के ले जाओ। थेरेपी से वो उसके जो नेगेटिव सेंस होंगे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो थेरेपिस्ट वहाँ रोल प्ले कर रहा है। तो वो हमारा थेरेपिस्ट कौन है, आरएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज। फिर असेंबली होगी, असेंबली के बाद रिलीज हो जाएगा। अब रेप्लिकेशन साइकिल को देखते हैं जिसमें हमारी लाइटिक साइकिल है। वायरस रेप्लिकेट करता है रैपिडली, जल्दी रैपिडली रेप्लिकेट करेगा। लाइसिस होगा होस्ट सेल में, तो क्या होगा, वो रिलीज करेगा प्रोजेनी वायरसेस, या आप ये बोलो बैक्टीरियोफेज T4 वहाँ पे रिलीज करता है। देन लाइसोजेनिक साइकिल है, जो वायरल डीएनए है वो इंटीग्रेट करेगा होस्ट जीनोम के साथ, और होस्ट जीनोम के साथ रेप्लिकेट कर जैसे बाइंड हो जाएगा, इंटीग्रेट होगा, देन रेप्लिकेट करेगा विद इट विदाउट कॉजिंग इमीडिएट लाइसिस। इसमें एकदम से इमीडिएट लाइसिस नहीं होता, यहाँ पे इमीडिएट लाइसिस है लाइटिक साइकिल में, लाइसोजेनिक में नहीं होता। आप इसको देखोगे लेटर ये लाइटिक साइकिल में एंटर करता है। पहले क्या होगा, लाइसोजेनिक है, पहले उसको इजीली उसके एंटर करेगा होस्ट सेल में, देन जाके वो लाइटिक साइकिल पर पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज जो हमारा लैम्डा है, उसको आप एग्जाम्पल में काउंट कर सकते हो। कल्टीवेशन ऑफ वायरस का कल्टीवेशन कैसे होगा, सबसे पहले होस्ट सिस्टम से आप कोई सेल कल्चर करो, वायरस को ग्रो करो मोनोलेयर में किसी भी कल्चर्ड सेल में, मतलब आप एक तरीके से होस्ट सिस्टम को बनाओ, फिर वायरस को इंट्रोड्यूस करो, इंट्रोड्यूस करने के बाद देन आप उसको कल्टीवेट कर पाओगे। अब जैसे हमारा सेल कल्चर है, आप उसमें सेल लाइंस को प्राइमरी अगर देखा जाए डायरेक्टली जो टिश्यू से लिया गया है तो वो वैसे सरवाइव कर जाएगा। साइटोपैथिक इफेक्ट है कि आपको डैमेज दिखना शुरू हो जाएगा, जो होस्ट सेल है ना वो डैमेज हो जाएगा, क्यों, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। एम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं, उसमें कल्टीवेशन को हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ वायरस हैं जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया तो उसमें हम क्या लेंगे, एम्ब्रियोनेटेड एग को यूज़ कर सकते हैं। लेबोरेटरी जो एनिमल्स हैं उसमें कुछ वायरसेस होते हैं वो होल ऑर्गेनिज्म पे करते हैं, मतलब उनको ना आप ऐसे बहाना नहीं दे सकते हो कि भाई यार तू सेल कल्चर टिश्यू ले ले, इसी से मतलब जनरेट हो जा, कल्टीवेट हो जा, ये एम्ब्रियोनेटेड एग नहीं, उनकी चॉइस है, उनकी फरमाइश है कि हमें पूरा एनिमल चाहिए, होल ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही वो सर्वाइव करते हैं, तब हमें मूव करना पड़ता है लेबोरेटरी एनिमल्स पे। फिर उनका डिटेक्शन क्वांटिफिकेशन करना पड़ेगा कि प्ले कैसे होगा, देन हीम एग्लूटिनेशन ऐसे करोगे, एलाइजा टेस्ट है, पीसीआर है, और आई गेस चलो आपको ये दो नहीं अगर किसी ने सुने हैं, एलाइजा पीसीआर ये तो सुना ही होगा। चलो पीसीआर तो बहुत कॉमन हो गया था, पीसीआर तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमने कोविड के टाइम पे बहुत सुना भी था, अगर किसी ने नहीं सुना तो अब सुन लो फिर।
तो ये था, इसमें हम क्वांटिफाई करते हैं वायरल डीएनए और आरएनए को। एट द एंड हमें क्या करना होता है, इसमें डिटेक्शन है और हमें मेजर करना है। वही चीज़ है प्लेग में, आप वायरस पार्टिकल्स को काउंटिंग लाइक क्लियर जोन के बेसिस पर या लेयर जितनी है उसके बेसिस पर फिर आप वायरस को देखोगे। इसमें एग्लूटिनेशन की बात की है तो एग्लूटिनेट जो आरबीसीज हैं उसको देखा जाएगा। वायरल एंटीजेंस एंटीबॉडीज़ हैं वायरस के अगेंस्ट एलाइजा में, वो देखते हैं। पीसीआर में हम डीएनए और आरएनए वायरल जो है उसको क्वांटिफाई करेंगे। सेफ्टी और एथिकल कंसिडरेशन यही है कि आपको बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बना के रखने हैं, वो फॉलो अप करने हैं। अगर देखो यार, जो वायरस जिसने सुना था वुहान के बारे में कि वायरस रिलीज हो गया है, तो वो क्या हुआ, सिर्फ उनकी सेफ्टी एथिकल कंसिडरेशन नहीं था या उनके प्रोटोकॉल कुछ ऐसे रहे हों तो उसकी वजह से शायद वो फैल गया था या स्प्रेड आउट हो गया था, जिसकी वजह से वो ऑल ओवर वर्ल्ड देखने को मिला वायरस। अब थोड़ा सा ना बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को देखना पड़ता है, नहीं फॉलो करोगे तो फिर वही पेंडेमिक होता है। अब एथिकल कंडीशन जो है, कंसिडरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूज़ कर रहे हो किसी वायरस कल्टीवेशन के लिए, उन्होंने भैया चलो मज़े मज़े में कल्टीवेट तो कर लिया उन्होंने रिसर्च के लिए, बट कंट्रोल नहीं कर पाए। भाई पहले तुम्हें उसे देखना भी तो चाहिए था कि हाँ सही से काम कर रहा है या नहीं, उसका कोई तुम्हारे पास ट्रीटमेंट है या नहीं। पता चला तुमने बना तो दिया, अब उसको छोड़ दिया, वो छूट गया, छोड़ दिया, वो डिपेंड करता है वो जाने। तो ये कल्टीवेशन भी खतरनाक हो जाते हैं, डेंजरस हैं भाई, दूर ही रहो तो बेटर है।